नसीब, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई वेर टेम्पल्स टारगेटेड। ठीक है, मतलब कि टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था? जब भी एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करे या कोई लुटेरे किसी दूसरे के राज्य के ऊपर आक्रमण करे, तब हमेशा टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था? तो बिकॉज किंग्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट द डिवोशन टू गॉड एंड their पावर एंड वेल्थ, it is not surprising that when they attacked one another's kingdoms, they often targeted these buildings. कि एक राजा जो है, दूसरे लोगों को ऐसा लगता था कि राजा अपने डिवोशन को दिखाने के लिए, अपने पावर को दिखाने के लिए, अपने वेल्थ को दिखाने के लिए टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करवाते थे। ठीक है, दैट्स व्हाई व्हेनेवर वन किंगडम अटैक्ड अनदर किंगडम, दे ऑलवेज यूज्ड टू अटैक द टेम्पल। बट इंडियन हिस्ट्री के अंदर जब भारत के ही लोग एक राज्य दूसरे राज्य पर अटैक करे, तब उन्होंने कभी भी टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का काम हमेशा बाहर से आए हुए लोगों ने, ओके, तुगलक्स ने, खिलजियों ने, मुगलों ने, उन्होंने किया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई भारत के अंदर कोई एक पर्टिकुलर रीजन के राजा ने किसी दूसरे रीजन के राजा के ऊपर अटैक किया हो और टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया हो। In the 9th century, when the Pandyan king Sri Mara Sri Vallabha invaded Sri Lanka and defeated 9th century के अंदर, ठीक है, पांड्यन किंग है श्री मारा श्री वल्लभा, उन्होंने श्रीलंका को इन्वेड किया एंड डिफीटेड द किंग सेना वन। वहां पर कौन से राजा को डिफीट किया? सेना वन। द बुद्धिस्ट मंक एंड क्रॉनिकलर धम्मकित्ती नोटेड ही रिमूव्ड ऑल द वैल्यूएबल्स। अब एक बुद्धिस्ट मंक थे धम्मकित्ती करके, उन्होंने क्या नोट किया कि उसने सारे वैल्यूएबल्स को रिमूव किया। द स्टैच्यू ऑफ द बुद्ध मेड एंटायरली ऑफ गोल्ड इन द ज्यूअल पैलेस। ओके, कौन से वैल्यूएबल्स को? तो बुद्ध का स्टैच्यू जो पूरा का पूरा सोने से बना हुआ था, ओके, ज्यूअल पैलेस के अंदर, उसको रिमूव किया। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनास्ट्रीज, ऑल दिस ही सीज्ड। और अलग अलग मोनास्ट्रीज के अंदर गोल्ड इमेजेस थी, उन सारी चीजों को उसने सीज कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। The blow to the pride of the Sinhalese ruler had to be avenged, and the next Sinhalese ruler, Sena II, ordered his general to invade Madurai. अब सिन्हालीस लोग, श्रीलंका की लैंग्वेज है सिन्हालीस लैंग्वेज, ठीक है, उनकी प्राइड को चोट लगी थी, तो उसको एवेंज मतलब कि बदला तो लेना ही था। तो सेना टू जो अगले राजा थे वहां के, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया कि अब हम आगे मदुरई को इन्वेड करेंगे। मदुरई मतलब कि आज के जमाने का तमिलनाडु, एंड द कैपिटल ऑफ द पंड्यास। और वो टाइम पर मदुरई जो था, ठीक है, पंड्यास का कैपिटल था। The Buddhist chronicler noted that the expedition made a special effort to find and restore the gold statue of the Buddha. ओके, और जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर थे, मतलब कि बुद्धिस्ट के अंदर ये हिस्ट्री लिखने वाला जो बंदे थे, ठीक है, उन्होंने क्या नोट किया कि एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द गोल्ड। मतलब कि ये सेना टू ने जो ऑर्डर दिया था और जो सैनिक निकल पड़े थे, ओके, वो सैनिक का मेन फंक्शन क्या था, मेन एम क्या था? टू रिस्टोर द गोल्ड स्टैच्यू ऑफ द बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो लॉर्ड गोल्ड स्टैच्यू जो था, ओके, उसको वापस लाना उनका उद्देश्य था। And similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from defeated rulers. Okay? और अर्ली 11th सेंचुरी के अंदर चोला किंग जो थे, ओके, जिनका नाम था राजेंद्र वन, he built a Shiva temple in his capital एंड ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टैच्यूज। और शिव टेम्पल के अंदर जो प्राइज्ड स्टैच्यूज जो था उससे उसको भर दिया, ओके, और जो डिफीटेड रूलर्स थे वहां से जो धन लूटा था, ओके, उनके धन की मदद से। An incomplete list included a sun pedestal from the Chalukyas. Okay, एक incomplete list है। ये incomplete list के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं जो एक राजा ने दूसरे राजा से लूटी? तो a sun pedestal from the Chalukyas, a Ganesha statue and several statues of Durga, a Nandi statue from the eastern Chalukyas, and an image of Bhairava and the Bhairavi from the Kalingas of Odisha, and the Kali statue from the Palas of Bengal. तो अलग अलग राजाओं से जो राजेंद्र वन ने जो चीजें लूटी है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। बट वंस अगेन डिस्टोर्टेड हिस्ट्री इज द, जरूरी नहीं है कि भाई ये राजा ने ये सारी लूटपाट की ही हो, ओके, नहीं भी की हो सकती है, ठीक है। सुल्तान महमूद ऑफ गजनी वाज अ कंटेम्पररी ऑफ राजेंद्र वन। ओके, जो सुल्तान महमूद थे गजनी के, ये वाज अ कंटेम्पररी, मतलब कि राजेंद्र वन के टाइम पीरियड में ही थे ये। During his campaigns in the subcontinent, he attacked the temples of defeated kings and looted their wealth and idols. और जब भारत के ऊपर सुल्तान सुल्तान बुल्तान तो था नहीं, खाली गजनी था, एक लुटेरा था गजनी नाम का, ठीक है,
सॉरी गजनी का महमूद, गजनी जगह का नाम है, ओके, वहां का एक लुटेरा था महमूद करके, ठीक है। उसने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया तब जो हारे हुए राजा थे उनकी वेल्थ और आइडल्स और मंदिरों को काफी तोड़ा फोड़ा, उसने मंदिरों को लूट लिया। सुल्तान महमूद वॉज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, और वो टाइम पर सुल्तान महमूद इंपॉर्टेंट रूलर नहीं था, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज अ ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, ओके। बट काफी सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए, स्पेशली सोमनाथ का जो शिव जी का जो टेम्पल है, जो एक ज्योतिर्लिंग है, वो उसने डिस्ट्रॉय किया और खुद को ये साबित करने की कोशिश की कि वो इस्लाम का बहुत ही बड़ा हीरो है, ठीक है। In the political culture of the Middle Ages, most rulers displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of the defeated rulers. तो Middle Ages के अंदर काफी सारे रूलर्स ऐसे थे, ओके, जिन्होंने वर्शिप की साइट्स, मतलब कि जो मंदिर थे उनके ऊपर काफी अटैक किया, ओके, बट मैक्सिमम लैक्स एंड लैक्स ऑफ टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द फॉरेन अटैकर्स, ओके, जो पर्शिया और अरेबिया, आजकल के जो अरेबिया है, ओके, वहां से आए थे भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए। नाउ गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स। मुगल के शासन के दौरान आर्किटेक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर एंड स्पेशली शाहजहां वेर पर्सनली इंटरेस्टेड इन, ओके, ये सारे जो रूलर्स है वो सब इंटरेस्टेड थे लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। All these people were interested in literature, art, and architecture. And in his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens. और अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स, कि भाई प्लानिंग में काफी इंटरेस्ट है और गार्डन्स के प्लानिंग में तो खास करके इंटरेस्ट है। प्लेस्ड विद इन रेक्टेंगुलर वॉल्ड एनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स, ओके, आप बाजू में जो पिक्चर देख रहे हो वो हिसाब से उनको गार्डन डिजाइन करना बहुत ही ज्यादा पसंद था, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। दिस गार्डन्स वर कॉल्ड चहर बाग, ओके, 4 गार्डन्स, ठीक है, 4 बाग, 4 गार्डन्स, एंड बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स, क्यों, क्योंकि क्वार्टर्स में डिवाइडेड थे, एज यू कैन सी ओवर हियर, okay, squares are there, these are divided like this, that's why. Beginning with Akbar, some of the most beautiful chahar bags were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Kashmir, Agra and Delhi. और अकबर से शुरुआत करके जहांगीर ने, शाहजहां ने और जहांगीर ने और शाहजहां ने भी काफी सारे अच्छे अच्छे शहर बाग या ऐसे गार्डन बनवाए हैं, खास करके कश्मीर में, आगरा में और दिल्ली के अंदर। There were several important architectural innovations during Akbar's reign. और अकबर के रेन के दौरान काफी सारे आर्किटेक्चरल इनोवेशंस थे। फॉर इंस्पिरेशन अकबर्स आर्किटेक्ट टर्न टू द टॉम्ब ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर, के अकबर के जो आर्किटेक्ट थे, ओके, दे टर्न टू द टॉम्ब्स ऑफ हिज सेंट्रल एशियन एंसेस्टर तैमूर। और तैमूर जो था उसने भी लाखों हिंदुओं को मार दिया था अपनी तलवार के जोर पर, ठीक है, ये वही बंदा है, ओके, लुखेस। The central towering dome and the total gateway became important aspect of Mughal. और ये जो सेंट्रल टावरिंग डोम था, गेटवे था, मतलब कि तैमूर का मकबरा बनवाया, ओके, इट बिकेम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मुगल। आर्किटेक्चर फर्स्ट विजिबल इन हुमायूंस टॉम्ब, ओके, सबसे पहले जो मुगल आर्किटेक्चर था वो हुमायूं की टॉम्ब के अंदर विजिबल हुआ या दिखा सबको, ठीक है। Now see whatever this above picture is there, ये जो गार्डन वाला, it is a 1590 painting of बाबर सुपरवाइजिंग वर्कर्स लेइंग आउट एट चहर बाग इन काबुल, ओके, बाबर जो है वो खुद सुपरवाइज कर रहा है चहर बाग के अंदर, काबुल के अंदर। एंड नोट हाउ द इंटरसेक्टिंग चैनल्स ऑन द पाथ क्रिएट कैरेक्टरिस्टिक चहर बाग डिजाइन, ओके, और इंटरसेक्टिंग पाथ जो है वो चहर बाग जैसी डिजाइन को कैरेक्टराइज कर रहा है। फिर है द टॉम्ब ऑफ हुमायूं, ओके, constructed between 1562 and 1561, it is the tomb of Humayun। 1562 से लेकर 1561 तक उसका कंस्ट्रक्शन हुआ। एंड यू कैन सी वाटर चैनल ओवर हियर, ओके, जहां पर पानी भरा हुआ है। एंड इन दिस पर्टिकुलर इमेज, okay, you can see the throne balcony in दीवाने आम in Delhi completed in 1648। रेड फोर्ट, लाल किले के अंदर दीवाने आम करके थ्रोन बालकनी है, यहाँ पर राजा बैठते थे और बाकी सारे लोग आजू बाजू में, ठीक है। एंड दिस वाज कंप्लीटेड इन 1648। The tomb was placed in the center of a huge formal चहर बाग, ओके, टॉम्ब जो है वो सेंटर में रखा गया था फॉर्मल चहर बाग के बीच में, built in the tradition known as 8 paradises or Hurst Bihisht, a central hall surrounded by 8 rooms।
और आजू बाजू में भी 8 रूम हुआ करते थे। सेंट्रल हॉल था और आजू बाजू में 8 रूम। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड विथ रेड सैंडस्टोन एज्ड विथ व्हाइट मार्बल, और जो बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन जो था वो रेड सैंडस्टोन के थ्रू हुआ था। इट वॉज एज्ड विथ व्हाइट मार्बल, और रेड सैंडस्टोन के आजू बाजू में देयर वॉज व्हाइट मार्बल। It was during Shah Jahan's reign that the different elements of Mughal architecture was fused together in a grand harmonious synthesis. और शाहजहां के रेन मतलब कि शाहजहां के रूल के दौरान अलग अलग एलिमेंट जो थे मुगल एम्पायर के, इट वाज फ्यूज्ड टुगेदर, ओके, टू अ वेरी हार्मोनियस सिंथेसिस, एंड हिज रेन विटनेस्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। ओके, एंड हिज रेन, उसका जब रूल था, देयर वर ह्यूज कंस्ट्रक्शंस स्पेशली इन आगरा एंड इन दिल्ली, एंड द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस। ओके, पब्लिक और प्राइवेट ऑडियंस के लिए सेरेमोनियल हॉल्स थे जहां पर सेरेमनीज होती थी, दीवाने खास और दीवाने आम, were carefully planned, और ये भी काफी carefully planned था, and placed within a large courtyard. These courts were also described as chihil sutun और 40 pillared halls, ठीक है। और ये कोर्ट काफी बड़े हुआ करते थे, इनको चिहिल सुतून बोलते थे या फिर 40 पिलर्ड होल्स भी बोलते थे। ऐसा होल जिसमें 40 पिलर है, और 40 पिलर वाला होल काफी बड़ा होता है। यू कैन ऑल्सो इमेजिन दैट। शाहजहां's audience halls were specially constructed to resemble a mosque, और शाहजहां का जो ऑडियंस हॉल था ऐसा लगता था मान लो मॉस्क है, मस्जिद है। द पेडेस्टल ऑन विच हिज थ्रोन वाज प्लेस्ड वाज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द किबला, ओके, और जहां पर उसका थ्रोन मतलब जहां पर उसका सिंहासन रखा जाता था, इट वाज डिस्क्राइब्ड एज अ किबला, द डायरेक्शन फेस्ड बाय मुस्लिम्स एट द प्रेयर, ठीक है। और किबला वही डायरेक्शन है जहां पर मुस्लिम जब नमाज पढ़ते तो वो डायरेक्शन में फेस कर नमाज पढ़ते हैं। सिंस एवरीबॉडी फेस दैट डायरेक्शन व्हेन कोर्ट वाज इन द सेशन, और जब कोर्ट सेशन में होती थी तब हर कोई उसी डायरेक्शन में होता था, इसलिए उसका नाम किबला पड़ा। द आइडिया ऑफ किंग एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ वाज सजेस्टेड बाय दिस आर्किटेक्चरल फीचर्स, और जो आइडिया है दैट किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, वो यही आर्किटेक्चरल फीचर्स के कारण लोगों के दिमाग के अंदर आइडिया बैठा। मतलब कि मुगल किंग्स अपने आप को भगवान मानते थे, खुदा मानते थे, या फिर रिप्रेजेंटेटिव या मैसेंजर मानते थे, हम सब भगवान के मैसेंजर है। The connection between royal justice and the imperial court was emphasized by Shah Jahan in his, और जो कनेक्शन है रॉयल जस्टिस और इंपीरियल कोर्ट के बीच में, वो शाहजहां ने अपने न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट के अंदर कनेक्शन दिखा दिया था। एट रेड फोर्ट एट दिल्ली, behind the emperor's thrones were a series of pietra dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute, okay। एम्परर के थ्रोन के पीछे मतलब कि सम्राट के थ्रोन के पीछे पिएट्रा ड्यूरा था। पिएट्रा ड्यूरा मतलब कि कलर्ड hard stones placed in the depressions carved into the marble or sandstone creating beautiful ornate pattern, ओके, बहुत ही जबरदस्त पैटर्न क्रिएट होती है कलर्ड हार्ड स्टोन्स की मदद से, ठीक है। अब स्टोन या पैटर्न के अंदर क्या दिखता है, देयर वाज अ ग्रीक गॉड ऑर्फियस, ही वाज प्लेइंग द ल्यूट, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। It was believed that Orpheus's music could calm ferocious beasts until they coexisted together peacefully. तो lute is a musical instrument, और ऐसा माना जाता है कि ऑर्फियस का जो म्यूजिक है, it could calm ferocious beast, भयंकर से भयंकर दानों को भी ये शांत कर सकते थे, ठीक है। And until they coexisted peacefully, the construction of Shah Jahan's audience hall aimed to communicate that the king's justice would treat the high and low as equals, creating a world where all could live together in the harmony. और यहां पर ऐसा लिखा गया कि भाई शाहजहां ऑडियंस का जो हॉल था उसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से था कि मान लो राजा जो है उसकी जो जस्टिस है वो हर किसी को एक ही तराजू में तोलेगी, ओके, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं रखेगी। एवरीवन विल बी कंसिडर्ड इक्वल, हाई लो किसी को भी गिना नहीं जाएगा, और हर कोई हार्मनी में जी सके, हर कोई एक दूसरे के साथ बंधु भाव से जी सके, ब्रदरहुड से जी सके, इस तरीके का एनवायरमेंट वो क्रिएट करेंगे। In the early years of his reign, Shah Jahan's capital was at Agra. जब शाहजहां नए नए राजा बने, ठीक है, तब उनका कैपिटल कहां पर था, आगरा में। A city where the nobility had constructed their homes on the bank of the river Yamuna, ओके, ऐसा शहर जहां पर नोबिलिटी ने घर बनाया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना, मतलब कि जितने भी नोबल लोग थे, जितने भी अमीर घराने थे, उन सब ने यमुना नदी के किनारे अपने घर बनाए थे। एंड दिस वर सेट इन द मिडस्ट ऑफ फॉर्मल गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड इन चहरबाग फॉर्मेट, ओके, और ये सारे के सारे घर चहर गार्डन के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। एंड द चहरबाग गार्डन आल्सो हैड अ वेरिएशन दैट हिस्टोरियंस डिस्क्राइब एज द रिवर फ्रंट गार्डन, और चहरबाग गार्डन में भी वेरिएशन था और हिस्टोरियन इसको रिवर फ्रंट गार्डन डिस्क्राइब करते थे। एंड इन दिस ड्वेलिंग वाज नॉट लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द चहरबाग बट एट द एज, और ये जो दूसरा था रिवर फ्रंट गार्डन,
ओके उसमें जो घर थे वो चाहर बाग के सेंटर में नहीं बट एजिस के ऊपर बाहर की तरफ होते थे, क्लोज टू द बैंक ऑफ द रिवर, बट नदी के किनारे। शाहजहां एडेप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल, और शाहजहां जो थे उन्होंने रिवर फ्रंट गार्डन को एडेप्ट किया इन द लेआउट ऑफ द ताजमहल, द ग्रैंड सेट आर्किटेक्चरल अकम्प्लिशमेंट ऑफ हिज रेन। ओके और उसने बनाया हुआ सबसे अच्छा बिल्डिंग। Here the white marble mausoleum was placed on a terrace by the edge of the river and the garden was to its south। और यहाँ पर ये जो white marble mausoleum जो है, it was placed on the terrace by the edge of the river। ओके वो टेरेस के ऊपर रखा गया बाय द एज, रिवर एज के नजीक में, एंड गार्डन वॉज टू इट साउथ, और गार्डन जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। शाहजहां, एज यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर, दिस इज द ताजमहल, इट वाज कंप्लीटेड इन 1643। ओके दिस इज द ताजमहल। दिस इज यमुना रिवर, इफ यू सी द डायग्राम, a reconstruction from a map of the river from front garden city of Agra। ये यमुना रिवर है और यहाँ पर रिवर फ्रंट गार्डन सिटी, ये ताजमहल है, आप देख सकते हो आगे नदी है, ठीक है, और अलग अलग जगहों पर घर है। नोट हाउ द गार्डन प्लेसेस ऑफ द नोबल्स आर प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, आप देख सकते हो गार्डन्स बैंक ऑफ द रिवर यमुना। द ताजमहल इज ऑन द लेफ्ट, कंपेयर द लेआउट ऑफ आगरा विद शाहजहांबाद इन दिल्ली इन फिगर 15। यमुना रिवर 1850 map of Shahjahanabad। Okay, Shahjahan developed this architectural form as a means to control the access that nobles had to the river। शाहजहां ने इस तरीके का architectural form develop किया, okay, so that the noble has the access to the river, and in the new city of Shahjahanabad that he constructed in Delhi, the imperial palace commanded the river front। और जो उसने नया शहर बनाया था दिल्ली के अंदर, okay, there was imperial palace which commanded the river front, and only specially favored nobles like the eldest son Dara Shuko were given access to the river। और खाली स्पेशलिस्ट फेवर नोबल, ओके, जिसको स्पेशल फेवर मिला हो शाहजहां की तरफ से, उनका जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शुको, वो खाली वहां से रिवर को एक्सेस कर पाता था और कोई नहीं। ऑल अदर्स हैज टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम रिवर यमुना, और बाकी सारे लोगों को सिटी में यमुना नदी से दूर अपना घर कंस्ट्रक्ट करना था, कंपलसरी था, खाली राजा का ही घर शाहजहांबाद में होगा नदी के किनारे से। Regions and empire, as construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across region। देखो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो काफी बढ़ी 8th और 18th centuries के बीच में, and there was also considerable sharing of ideas across the region। The traditions of one region was adopted by another। एक region के tradition ने दूसरे region को काफी adopt किया। In Vijayanagar, for example, the elephant stables of the rulers were, okay, elephant मतलब कि हाथी रखे जा सके वैसे स्टेबल बनवाए गए विजयनगर में, वेर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, के एलिफेंट हाथी के, आपने देखा होगा काफी सारी जगहों पर ऐसे हाथी को बनवाया गया होता है, ठीक है। नाउ इमेज इफ यू कैन सी, दैट इज द इंटीरियर ऑफ टेंपल ऑफ गोविंद देव इन वृंदावन 1590 के टेंपल का इंटीरियर है। द टेंपल वाज कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ रेड सैंडस्टोन, के रेड सैंडस्टोन से बना हुआ टेंपल है ये। Notice the 2 out of 4 intersecting arcs that make the high ceiling roof। The style of architecture is from northeast Iran, okay, northeast Iran से architecture and was used in Fatehpur Sikri, okay, Fatehpur Sikri में use किया गया है। Now whatever this elephant stable type of architecture was there, it was found in the adjoining sultanates of Bijapur and Golconda। जो बीजापुर और गोल्डकोंडा उनके जैसी architectural style थी। So in Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri। और मथुरा के पास जो वृंदावन है वहां पर temples जो है, they were constructed in architectural styles and that were very similar to the Mughal palaces in Fatehpur Sikri। और ये काफी similar थे मुगल पैलेसेस के दौरान, like फतेहपुर सीकरी के जैसे, ठीक है। The creation of large empires that brought different region under the rule helped in this cross fertilization of artistic form। अब देखो बड़े बड़े एम्पायर बने तो काफी सारे राजा एक दूसरे के अंडर में आए होंगे और इसी के कारण काफी सारे आर्टिस्टिक स्टाइल जो थी वो मिक्सअप हुई, ओके। एंड मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन एडेप्टिंग रीजनल, और मुगल रूलर्स जो थे वो काफी स्किल्ड थे रीजनल आर्किटेक्चर को एडेप्ट करने में, ठीक है। रीजनल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन बिल्डिंग्स, मतलब कि
यहाँ की आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को एक्सेप्ट करके उन्होंने खुद के बिल्डिंग्स बनाए. एंड इन बंगाल फॉर एग्जांपल, द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ दैट वाज डिजाइन्ड टू रिजेंबल अ थैच्ड हट. लोकल रूलर जो था उसने रूफ डेवलप किया. ओके, दैट वाज डिजाइन्ड टू रिजेंबल अ थैच्ड हट. थैच्ड हट मतलब कि झोपड़ा. ओके, द मुगल्स लाइक्ड दिस बंगला डोम. और मुगल को ये बंगला डोम काफी पसंद आया. दैट यू विल सी इन चैप्टर 9. सो मच दैट दे यूज्ड इट इन देयर आर्किटेक्चर. तो उनको ये बंगला डोम इतना पसंद आया कि उन्होंने उनको खुद के आर्किटेक्चर में यूज किया. एंड द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज आल्सो एविडेंट. और दूसरे रीजन का इम्पैक्ट भी इसमें काफी एविडेंट है. In Akbar's capital at Fatehpur Sikri, many of the buildings show the influence of the architectural styles of Gujarat and Malwa. और अकबर का जो कैपिटल था फतेहपुर सीकरी, वहां पर काफी सारे जो बिल्डिंग्स है, दे शो द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा. मतलब कि गुजरात और मालवा में जिस तरीके का आर्किटेक्चरल स्टाइल था वैसा फतेहपुर सीकरी में भी था. Even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. भले 18th सेंचुरी के दौरान मुगल का अंत हो चुका था, बट फिर की उनकी जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थी वो काफी सारे नए राजाओं या रजवाड़ों ने एक्सेप्ट की. ठीक है, और यहाँ पर जो इमेज है, ये जो फिगर है, ठीक है, दिस वन, that is decorated pillars and strut holding the extension of roof in Jodhbhai Palace in Fatehpur Sikri. And this follows architectural tradition of Gujarat region. ये गुजरात region का architectural tradition है. ठीक है. Now churches that touched the sky. These are the churches. From the 12th century onward, attempts began in France to build churches that were taller and lighter than earlier buildings. 12th century onwards. अटेम्प्ट हुए फ्रांस के अंदर वैसे चर्चेस बनाने के लिए जो टॉलर हो, काफी ऊंचे हो और काफी लाइटर हो, हल्के हो. दिस आर्किटेक्चरल स्टाइल नोन एज गॉथिक वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्क्स. ओके, अब ये जो आर्किटेक्चरल स्टाइल थी उसको गॉथिक बोलते थे. इट वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय हाई पॉइंटेड आर्क्स, द यूज ऑफ स्टेन्ड ग्लास ऑफन पेंटेड विद सीन्स ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल एंड फ्लाइंग buttresses. ठीक, tall spires and bell towers which were visible from a distance were added to church. Tall spires were there, bell towers were there, मतलब जहां पर bells को टांगा जा सके, and these were visible from distance were added to the church. And one of the best known example of this architectural style is the Church of Notre Dame in Paris, which was constructed through several decades in 12th and 13th centuries. Okay, only for information, you don't have to remember this thing. Okay, so this is all about this chapter.